नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमास के बारे में। आज हम बात करेंगे हमास और इजराइल के बीच में युद्ध जो चल रहा है उसके बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमास, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और वहशी आतंकवादी गुट माना जाता है, वो आखिर सच में कितना दरिंदगी करता है, वो कितना खतरनाक है और हमास से आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को, पूरी मानव सभ्यता को आखिर क्या खतरा है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमास की स्थापना कैसे हुई थी। हम उस पृष्ठभूमि को भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन हालात में कौन से ऐसे हालात थे जिसकी वजह से हमास की स्थापना हुई। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि हमास की स्थापना क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी और किसने की थी। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में आजकल न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में हर जगह हमास 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 चल रहा है। आपके मन में भी ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर हमास का इतिहास क्या है, हमास का एबीसीडी है क्या, हमास किसको कहते हैं और हमास में कौन लोग हैं, कौन चलाते हैं आज हमास के संगठन को। आखिर हमास ने जो इतना भयानक हमला किया इजराइल के ऊपर, तो उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, जो एक साथ 3000 से 5000 रॉकेट्स इजराइल की तरफ दागे गए और वो भी चंद मिनटों के अंदर। उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। तो आइए इन सारी बातों का जवाब ढूंढते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमास है क्या, हमास कितना खतरनाक है। ये सवाल बार बार आपने न्यूज चैनल्स पे सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, और जब आप सोशल मीडिया पर जब आप देखते हैं या लोगों से आप इंटरेक्शन करते हैं सोसाइटी के अंदर, अपने घर में, सड़क पे, स्कूल में, कॉलेज में, तो लोग जब हमास की बात करते हैं तो आपको सब यही कहते हैं कि हमास बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गुट है। अगर हमास बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गुट है तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आतंकवादी गुट, ये चरमपंथी गुट इतना खतरनाक बन कैसे गया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। हमास के द्वारा इजराइल पर सुनियोजित तरीके से हमला करने के बाद से पूरी दुनिया की निगाहें अब हमास पर आ टिकी है। दुनिया भर में हमास के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा हमास के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे में फिर आइए हम भी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आखिर हमास है क्या। हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है और उस इलाके के दो राजनीतिक दलों में एक है। वर्तमान में यह गाजा पट्टी में 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों पर शासन करता है। हालांकि संगठन को इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए जाना जाता है और समग्र रूप से यानी कि ओवरऑल हमास या कुछ मामलों में इसकी सैन्य शाखा को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया गया है। बात यहां पर कुछ यूं है कि गाजा पट्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमास के पास है। तो एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो एक राजनीतिक शक्ति है गाजा पट्टी के अंदर में, और फिलिस्तीन जो दो भागों में बटा हुआ है, एक तरफ वेस्ट बैंक है, दूसरी तरफ गाजा पट्टी है। तो जो वेस्ट बैंक का जो इलाका है फिलिस्तीन का, वहां पर दूसरे लोग वहां पे शासन करते हैं, वहां पर राजनीतिक पार्टी का वहां पे शासन चलता है। लेकिन गाजा पट्टी का जो इलाका है वहां पर इस आतंकवादी संगठन हमास ने कब्जा कर रखा है और उस इलाके में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके हाथ में है। और इस तरह से इस पूरे इलाके में उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में पूरी दुनिया में नहीं जाना जाता है। दुनिया भर के देश उसे एक आतंकवादी समूह ही मानती है और आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि हमास का गठन हुआ था कैसे। उन परिस्थितियों के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि वो क्या हालात थे जिसमें कुछ लोगों ने या किसी खास व्यक्ति ने हमास के संगठन की नींव रखी थी, जो बाद में इतना खतरनाक बन गया और पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन पड़ा है। आज जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, जानकारों का यह मानना है कि इतनी आसानी से हमास पीछे हटने वाला नहीं है। इतने दिन हो चुके हैं युद्ध शुरू होने के बाद, इजराइल ने गाजा पट्टी को लगभग
बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी आज भी रॉकेट्स हैं वो हमास की तरफ से इसराइल पर छोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हमास ने पूरी तैयारी के साथ इसराइल पर इस बार हमला बोला था और उसके पीछे कोई न कोई संगठन हो सकता है, कुछ देश हो, कोई एक देश हो जो उसे मिलिट्री सप्लाई कर रहे हैं और इसीलिए हमास को इतना कमजोर नहीं माना जा रहा है। समूह की स्थापना 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इसराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा यानी विद्रोह की शुरुआत के बाद की गई। शेख अहमद यासीन, ये जो आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये शेख अहमद यासीन है और इसी ने हमास की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1987 में फिलिस्तीन शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास की स्थापना की कहानी 1948 के कब्जे के बाद इजरायली सेना द्वारा नष्ट कर दिए गए एक छोटे से फिलिस्तीनी गांव अल जुरा में पैदा हुए शेख अहमद यासीन से जुड़ी हुई है। मतलब एक छोटा सा गांव था, उसका नाम है अल जुरा, वो फिलिस्तीन का एक छोटा सा गांव था और एक वक्त ऐसा आया था कि इजरायली सेना ने उस पर हमला बोला था और बुलडोजर से उस पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया था। और उस वक्त एक छोटे से बच्चे जो कि बाद में शेख अहमद यासीन के नाम से जाना गया, उसका भी परिवार था और उसके घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था। 1936 में पैदा हुए यासीन को 12 वर्ष की उम्र में अल जुरा पर बुलडोजर चल जाने के चलते अपने परिवार के साथ गाजा पट्टी में शिफ्ट होना पड़ा था। मतलब कि वो अपने गांव से गाजा पट्टी आ गया था अपने परिवार वालों के साथ, अपनी जान बचाकर, जब वो 12 साल का था। व्हील चेयर पर चलने वाले मासूम यासीन के मन में उसी समय से इजराइल के लिए नफरत के बीज पनप गए और बाद में ये शेख अहमद यासीन ही था जिसने हमास की नींव रखी। हालांकि इजरायली सेना की कार्रवाई में वह 2004 में एक हवाई हमले में मारा गया और इसके बाद खालिद मशाल हमास का नेता बन गया। मौजूदा समय में यहिया सिनवार और इस्माइल हनिये हमास के नेता हैं और हनिये निर्वासन में रह रहे हैं। आइए अब जानते हैं जो इस वक्त के हमास के लीडर हैं, इस्माइल हनिया। इस्माइल हनिया हमास के स्थापक अहमद यासीन का पूर्व सहयोगी है और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड भी वही था। मतलब आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये इस्माइल हनिया है और आज हमास इन्हीं के निर्देश में चलता है, यही उसके कमांडर है, यही उसके नेता है और यही डिसाइड करते हैं, पूरा मास्टरमाइंड यही करते हैं कि कहां पर हमास की क्या एक्टिविटीज होनी है। और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमले किए थे और 3000 से 5000 जो रॉकेट्स दागे गए थे, 100 से ज्यादा लोगों को हॉस्टेज बना के गाजा पट्टी लेके गए थे, इन सब के पीछे पूरा मास्टरमाइंड यही इंसान है। 2006 में संसदीय चुनाव जीतने के बाद इस्माइल हानिया को फिलिस्तीनी के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया, लेकिन 14 जून 2007 को फतह और हमास के बीच जारी संघर्ष के कारण राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को पद से बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ पर आपका जानना जरूरी है फतह क्या है। फतह वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो फिलिस्तीन में उसका रूल चलता है। तो फतह और हमास के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा, दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी रहे हैं और इसी विरोध की वजह से हानिया को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। हानिया ने उस समय के महमूद अब्बास के आदेश को नहीं माना और फिलिस्तीन सरकार से अलग होकर हमास के गढ़ गाजा पट्टी लौट आया और खुद प्रधानमंत्री के तौर पर काम करना जारी रखा। इसका मतलब ये निकलता है कि वहां जब फिलिस्तीन का शासन था तो उसे प्रधानमंत्री के तौर पर वहां से बर्खास्त कर दिया गया था। वो प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन वो उनके आदेश को, राष्ट्रपति को ना मान करके वो गाजा पट्टी वापस आ गया और वहां पर बतौर प्रधानमंत्री वो आगे भी कार्य करता रहा। मतलब उसने वहां की संविधान को, वहां की सभा को नहीं माना, वहां राष्ट्रपति के आदेश को नहीं माना और अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर वहां लगातार कामकाज करता रहा। 6 मई 2017 तक उसने हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख बनने तक अपने आप को फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री ही बताया,
यानी 2017 6 मई तक वो अपने आप को उस इलाके का, फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री कहता था। फतह फिलिस्तीन की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और राष्ट्रपति महमूद अब्बास उसी पार्टी के नेता हैं। इस्माइल हानिया का जन्म मिस्र के कब्जे वाले गाजा पट्टी में अल शती शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसके माता पिता 1948 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान अशकोन में स्थित अपने घर से भागकर शरणार्थी बन गए थे। उसने संयुक्त राष्ट्र के संचालित स्कूलों से पढ़ाई की और 1989 में अरबी साहित्य में डिग्री के साथ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान ही हमास से जुड़ गया था और 1985 से 1986 तक वह मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रतिनिधित्व करने वाली छात्र परिषद में प्रमुख था। जब भी इस पर बात होती है कि हमास आखिर है क्या, तो ये कहा जाता है कि जो फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड था उसी का ये एक स्वरूप है, उसी का एक फॉर्म है। मतलब ये निकलता है कि जो हमास है वो उसी विचारधारा से निकला है जो फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड मानती थी। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कतर में मिडिल ईस्ट स्टडीज के प्रोफेसर खालिद अल हौब की किताब हमास अ बिगिनर्स गाइड के मुताबिक हमास मूल रूप से फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड का ही एक स्वरूप है। इसे सन 1946 में यरूशलेम में स्थापित किया गया था। उन्होंने इसमें लिखा था कि सन 1987 में जब पहला फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ तो संगठन ने खुद को बदलने का फैसला किया और ऐसे में हमास को इजरायली कब्जे का मुकाबला करने के लिए एक मिशन के तौर पर स्थापित किया गया। मतलब यह हुआ कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने अपने आप को बदलने की कोशिश की और इसके लिए उन लोगों ने एक मिशन जो कि था इजराइल को रास्ते से हटाना, उसके कब्जे वाले इलाकों को छुड़वाना। तो इस मिशन के लिए उन लोगों ने अपना एक स्वरूप बदला, एक छोटा आकार लिया और हमास के तौर पर एक अलग गुट की स्थापना की। फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड 1980 के पहले दशक के पहले तक फिलिस्तीनी राजनीति में हाशिए पर रहा। मतलब ये रहा कि उस समय फिलिस्तीनी जो राजनीति थी उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई रोल नहीं था, वो लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था और इसका कारण उनकी रणनीति थी जो गैर टकराव वाली थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना लो प्रोफाइल रखा हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि वहां पे जो अलग अलग गुट थे फिलिस्तीन में उनसे उनका टकराव हो, इसीलिए वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे। उनका मानना था कि उन्हें फिलिस्तीनी समाज का इस्लामीकरण करने की जरूरत है और उनके साथ जुड़ाव के लिए एक शर्त थी, इजराइल के खिलाफ व्यापक लड़ाई। हालांकि उन्होंने सशस्त्र संघर्ष शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। वो ये चाहते थे कि इजराइल के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई हो। वो चाहते थे कि इजराइल को उन जगहों से जहां पर इजराइल ने कब्जे कर रखा है वहां से उखाड़ फेंका जाए और फिलिस्तीन का जो पूरा का पूरा इलाका है उससे साफ मुक्त कर लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम ब्रदरहुड जो फिलिस्तीन का था उसने कभी भी ये जो शब्द है सशस्त्र संघर्ष यानी कि वायलेंट कभी भी उन्होंने होना स्वीकार नहीं किया था। वो कागज पर कभी नहीं कहते थे कि हम शस्त्र उठाएंगे और हम जबरदस्ती गोली के आधार बंदूक के बल पर अपने कब्जे वाले इलाके जो इजराइल ने कब्जे कर रखा है तो हम अपने इलाकों को इजराइल से मुक्त करवाएंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बंदूक की जोर पर अपनी जगह को वापस लेंगे। प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, लेकिन 1987 में जब पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा यानी विद्रोह हुआ तो संगठन ने खुद को बदलने का फैसला किया और हमास को इजरायली कब्जे का मुकाबला करने के लिए विशिष्ट मिशन के साथ एक सहायक संगठन के रूप में स्थापित किया। यहीं पर वो टर्निंग पॉइंट आता है फिलिस्तीन के इतिहास का। जब 1987 में जब वहां पर एक विद्रोह हुआ था तो उसके बाद से मुस्लिम ब्रदरहुड जो फिलिस्तीन के थे उनको लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें अब बंदूक का सहारा लेना होगा और इसीलिए उन लोगों ने हमास की स्थापना की और साथ में उसे एक मिशन दिया कि उस पूरे इलाके को जिसने इजराइल ने कब्जे में ले रखा है इजराइल से मुक्त करवाना होगा। हमास की स्थापना के पीछे एक वजह यह भी माना जाता है कि फिलिस्तीनियों में नाकामी की जो हीन भावना थी वो बढ़ती जा रही थी। हो कुछ यूं रहा था कि हमास के बनने के पहले 1980 के दशक के अंत तक
फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर एक हीन भावना स्थापित हो गई थी। उनको ये लग रहा था कि वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो इजराइल से सीधे लोहा ले सके, और इजराइल जो उनके भूभाग पर, उनके जमीनों पर, उनके गांव पे जो कब्जा करता जा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह मुख्य रूप से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन जो 1960 के दशक के मध्य से फिलिस्तीन को आजाद करने के लिए इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल था, ने दो बड़ी रियायतें दी। इन रियायतों में ये दोनों चीजें शामिल थी। पीएलओ ने इजराइल और उसके अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दी, जिससे फिलिस्तीन को आजाद करने का अपना लक्ष्य त्याग दिया गया। इसने बातचीत के माध्यम से समाधान के लिए एक रणनीति के रूप में सशस्त्र संघर्ष को भी छोड़ दिया। इसका मतलब यह होता है कि जब फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने 1960 के दशक के अंतिम में जब उन लोगों ने जब एग्रीमेंट कर लिया इन इजरायलियों के साथ, तो उससे हुआ ये कि फिलिस्तीनियों को ये लगने लगा कि अब हमारा जो फिलिस्तीन है वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पीएलओ था, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन था, उसने इजरायलियों को एक तरह से रिकॉग्नाइज कर दिया था। पीएलओ ने इजराइल और उसके अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दे दी थी, यानी उन लोगों ने मान लिया था कि इजराइल जो इन भूभाग पर कब्जा कर बैठा है वो एक अलग यहूदी राष्ट्र बन चुका है, और इसीलिए बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के लिए एक रणनीति के रूप में सशस्त्र संघर्ष को भी छोड़ दिया था। यानी पीएलओ ये चाहती थी कि नहीं, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बंदूक के जोर पर हम इजराइल से नहीं जीत सकते हैं। तो एक तरफ जहां उन लोगों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया एक यहूदी राष्ट्र के रूप में, और वही दूसरी तरफ वो ये चाहते थे कि जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, उसका हल बातचीत के जरिए निकाल लिया जाएगा। एक तरफ जहां पीएलओ यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने ये कह दिया कि वो अब आर्म रिबेलियन या अब वो संघर्ष का रास्ता नहीं अपना चाहते हैं, वो इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों ने इजराइल को मान्यता दे दी, तो ठीक उसके उलट हमास उस वक्त ये सोच रहा था कि ये गलत हो गया है, और अगर जो हम फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की राह पर चलते हैं तो हमें अपना फिलिस्तीन कभी वापस नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमास ने अपना प्रतिरोध शुरू कर दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में इजराइल और अधिकांश फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था पीएलओ यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच हस्ताक्षरित ओस्लो शांति समझौते का विरोध करने के बाद हमास को प्रमुखता मिली। मतलब यह है कि हमास ने जो ओस्लो में समझौता हुआ था फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के साथ, उसको उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो पीएलओ ने सिग्नेचर किया है ओस्लो समझौते में, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम उसे मानेंगे तो हमारा जो फिलिस्तीनी जो राष्ट्र है वो कभी भी इजरायलियों से मुक्त नहीं होगा। समझौते का उद्देश्य इजराइल के साथ साथ एक फिलिस्तीनी राज्य के रूप में फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय करना था। वो जो ओस्लो समझौता था वो ये था कि एक तरफ जहां यहूदी राष्ट्र इजराइल बन जाए, वहीं फिलिस्तीनियों का एक अलग देश भी बना रहेगा, यानी कि दो अलग अलग देश को मान्यता मिल जाएगी। और यही समझौता ओस्लो में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने किया था, जिसे हमास नहीं मान रहा था। फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह इसके खिलाफ था, क्योंकि उसका मानना था कि दो राज्य समाधान फिलिस्तीनी शरणार्थियों के उन ऐतिहासिक जमीनों को लौटाने का अधिकार खो देगा जो 1948 में इजराइल के निर्माण के समय उनसे छीन ली गई थी। हुआ कुछ यूं था कि जब 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ था, जब एक अलग यहूदी राष्ट्र की घोषणा हुई थी, तो उस समय जो जमीन जो इजराइल के कब्जे में आ चुकी थी, फिलिस्तीनियों की वर्षों पुरानी जमीनें, वो इजराइल के पास ही रह गई थी। और इसीलिए हमास को ये लग रहा था कि अगर हम दो राष्ट्र की बात को मान लेते हैं तो जो हमारी जो जमीनें हैं, जो इजराइल ने जबरदस्ती हमसे छीन ली थी और हम शरणार्थी बनकर गाजा पट्टी और बाकी जगह पे आ चुके थे, तो वो जो हमारा अधिकार है अपनी भूमि को वापस पाने का, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये दो राष्ट्र वाले समझौते को तोड़ने के लिए हमास ने उसके बाद बार बार हमले करने शुरू किए। उसने बस में बम लगा करके कई आतंकवादी हमले किए और उसके बाद से वो सुर्खियों में आ गया। समझौते को तोड़ने के लिए हमास ने आत्मघाती हमले किए और इसके कई बस बम विस्फोट इन्होंने किया, जिनके बाद कई इजरायली मारे गए
और दिसंबर 1995 में इजराइल द्वारा समूह के मुख्य बम निर्माता यानी कि सारे विस्फोटों के पीछे जो बम बनाने वाला था याहिया अय्याश को मारने के बाद अपने हमले और तेज कर दिए। हुआ कुछ यूं कि जब हमास ने जब ये दो राष्ट्र वाली थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया और बार बार इजरायली इलाकों में बस में विस्फोट करने लगा जिससे इजरायली मारे जाने लगे, तो इजराइल ने सबसे पहले ये किया, जो बम बनाने का जो एक्सपर्ट था हमास का उसको मार दिया और उसके बाद से दोनों के बीच में लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता चला गया। जो हमले एक दूसरे पर वो करते थे वो बार बार होने लगे। इंटेंसिटी अब उन झगड़ों की बढ़ गई। इन बम विस्फोटों को शांति प्रक्रिया से इजराइल के पीछे हटने और 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू जो ओस्लो समझौते के कट्टर विरोधी थे के सत्ता में आने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हुआ कुछ यूं था कि जब हमास बार बार बस में हमले कर रहा था, बम ब्लास्ट कर रहा था, तो उस वक्त इजराइल जो एक शांति समझौता के लिए आगे बढ़ रहा था उसने अपने पैर वापस खींच लिए और उसी समय बेंजामिन नेतन्याहू जो आज वहां के प्राइम मिनिस्टर है वो उस वक्त सत्ता में आ गए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत आसानी से आम इजरायली को यह समझा दिया कि अगर आपको हमास से बचना है, हमास का खात्मा करना है तो आप मुझे वोट दो। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बन गई। शांति प्रक्रिया की जो विफलता थी उसके कारण भी हमास बहुत ही बड़ा होता चला गया, एक बहुत ही भयानक और एक बहुत ही खूंखार आतंकवादी गुट के रूप में उसकी पहचान बनने लगी। दक्षिणपंथी इजरायली भी पीएलओ यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को कोई रियायत नहीं देना चाहते थे और इजराइल के निवासियों ने इस सौदे का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे उनके कब्जे वाले जो क्षेत्र में कानूनी बस्तियों से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। हुआ कुछ यूं था कि जब शांति वार्ता विफल हो गई थी तो उसके पीछे जो कारण थे उसमें एक ये भी था कि जो आम इसराइली था, जो राइट विंग इसराइली थे, वो ये नहीं चाहते थे कि शांति वार्ता पर इसराइल आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो इसे मान लेते हैं तो जिन भूभाग पर उनकी बस्तियां बनी यानी यहूदी बस्तियां बनाई गई है उन्हें कहीं खाली न करना पड़े। जो दो राष्ट्र की बात अगर वो मान लेते हैं तो उसमें वो भी बस्तियां उसमें आ रही थी जो फिलिस्तीन के हिस्से में चली जाती, और फिलिस्तीन के हिस्से में आने के बाद जो वहां पे इजरायली हैं उन्हें उन बस्तियों को छोड़कर इजराइल वाले इलाके में आना पड़ता। और इसीलिए जो आम इजरायली था वहां पर राइट विंग वाले थे वो इसे मानने को तैयार नहीं थे। 2000 और 2005 के बीच दूसरे इत्तिफादा यानी कि विद्रोह के दौरान हमास के आत्मघाती हमलों ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी, यानी कि पूरी दुनिया में हमास के बारे में लोग ज्यादा जानने लगे क्योंकि उसने लगातार 2002 से 2005 तक कई बार विस्फोट किए और इजराइल में बड़े बड़े हमले किए, जिससे लोगों को यह पता चल गया कि हमास एक खूंखार आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के खिलाफ वहां लड़ाई लड़ रहा है और वहां पे आतंकवादी हमले करता है। और यह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता पूरी तरह से विफल होने के बाद शुरू हुआ था। मतलब ये हुआ कि जब शांति वार्ता जब विफल हो गई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जब उन लोगों ने एक दूसरे की बात को नहीं माना, यानी कि जो दो राष्ट्र की जो बात हुई थी कि एक फिलिस्तीन का अलग से राष्ट्र हो और एक यहूदियों का इजराइल के रूप में एक अलग राष्ट्र हो, जब ये बातें जब नहीं मानी गई और जो वार्ता थी जब विफल हो गई तो हमास ने अपने हमले बढ़ा दिए। और ये जो 5 वर्ष का जो वक्त है 2000 से 2005 के बीच का, उसने कई बड़े बड़े विस्फोट किए और उससे सैकड़ों लोग मारे गए। और इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमलों के कारण हमास पूरी दुनिया में एक आतंकवादी गुट के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गया। अब जब ये भी आपको पता है कि हमास गाजा पट्टी पे एडमिनिस्ट्रेशन करता है, यानी गाजा पट्टी का जो गवर्नेंस है, वहाँ की जो राज्य शक्ति है वो हमास के पास है, वो उसके अंडर में आता है। वहाँ के राजनीति वाले सारे निर्णय, एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारे निर्णय हमास के लोग ही करते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर हमास इतना शक्तिशाली कैसे बन गया कि पूरे के पूरे गाजा पट्टी पे उसका नियंत्रण हो गया। 2006 में आतंकवादी समूह ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में सीमित फिलिस्तीनी प्राधिकरण के फिलिस्तीनी विधान परिषद के लिए हुए लोकतांत्रिक चुनावों में आश्चर्यजनक रूप से जीत दर्ज की। हुआ यूं था कि वहां पर फिलिस्तीनी विधान परिषद का 2006 में चुनाव हुआ था और उसमें हमास ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और उस वक्त वहां पर फिलिस्तीन की जनता ने हमास के लोगों को वोट दे दिया
और ये बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि उसके पहले हमास को सिर्फ मार काट और लड़ाइयों के लिए ही जाना जाता था, उसके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। लेकिन 2006 के चुनावों में उसे मिली राजनीतिक सफलता से उसे राजनीति करने का भी अवसर प्राप्त हो गया। हमास की जीत के पीछे कई बड़े कारक थे, जैसे कुछ लोगों ने अपने नुकसान का बदला लेने के लिए इजरायलियों के खिलाफ बमबारी करने की समूह की रणनीति का समर्थन किया। मतलब इजराइल के जो लोग थे उन्हें ये लगा कि ये एक अच्छा मौका है, अगर हम अब इजराइल से बदला लेना चाहते हैं तो जो लोग इजराइल को मार आते हैं, जो उनके यहाँ बम फेंक कर आते हैं, जो इजरायलियों को मौत के घाट उतार आते हैं, क्यों ना हम उनको समर्थन दे दें। और इसीलिए उन लोगों ने फिलिस्तीनियों का एक बड़ा जो तबका था, एक बड़ी आबादी थी, उन लोगों ने हमास को वोट कर दिया। अन्य लोगों ने इसके स्कूलों और क्लिनिकों का आयोजन करके गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के इसके प्रयासों को मान्यता दी। मतलब यह है कि हमास सिर्फ ऐसे बंदूक उठा के गोलियां ही नहीं चलाता था, वो बम बनाकर लोगों को मारता ही नहीं था, वो आम फिलिस्तीनियों के लिए उसने स्कूल बना रखे थे, अस्पताल बना रखे थे, और उससे जो फिलिस्तीनी थे वो इससे खुश रहते थे, और इसीलिए उन लोगों ने हमास को वोट दिया था। इस दौरान शांति प्रक्रिया की विफलता, इजरायली कब्जे की लगातार बढ़ती क्रूरता की वजह से फिलिस्तीनियों को इजराइल के साथ शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने के विकल्प में कोई विश्वास नहीं रह गया था। मतलब हो ये रहा था कि फिलिस्तीनियों पर उस वक्त इजराइल का जो ये जोर जबरदस्ती था, वो जो अत्याचार था जो इजरायली सैनिक करते थे फिलिस्तीनियों पर, वो बिल्कुल बढ़ता जाता था। यानी हर वक्त फिलिस्तीनियों को अपनी जान का डर लगा रहता था इजरायलियों की तरफ से। इजराइल की जो सेना थी वो उन्हें हर वक्त उन पर अत्याचार करती थी, और इसीलिए वो परेशान हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा चलता रहे, और इसीलिए उन लोगों ने हमास को वोट दिया और उसे मजबूत बनाया उस इलाके में। जब आपका ध्यान आजकल इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध पर है, तो आपका जानना यह भी बहुत जरूरी है, क्या हमास और इजराइल के बीच पहले भी युद्ध हुए हैं? क्या जो कॉन्फ्लिक्ट्स है पहले भी लगातार होते रहे हैं? तो आइए अब उस पर एक नजर डाल लेते हैं। वर्षों से इजराइल और हमास लगातार संघर्ष की स्थिति में रहे हैं, और यहूदी राज्य गाजा पट्टी से होने वाले सभी हमलों के लिए इस समूह को जिम्मेदार मानता है। दोनों पक्षों के बीच घातक झड़प 2014 में हुई थी, जब 50 दिनों की लड़ाई के दौरान 1462 नागरिकों सहित कम से कम 2251 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजरायली पक्ष के 67 सैनिक और 6 नागरिक भी मारे गए थे। यानी कि 2014 में जो हमास और इजराइल के बीच में जो झड़प हुई थी वो युद्ध नहीं था, जिस तरह से अभी युद्ध चल रहा है, जो पूरी तरह से गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया गया है। वो उस हाल में उस समय वो झड़प थी, उसे हम वॉर का नाम नहीं देते हैं। तो वो जो झड़प थी वो काफी लंबी थी और वो करीब 50 दिन तक चली थी, लेकिन उसमें भी बहुत नुकसान हुआ था दोनों तरफ से, और खास करके फिलिस्तीन के लोगों का। वही 2021 में यरूशलेम में अल अक्सा परिसर में इजरायली सुरक्षा बलों के साथ झड़प में सैकड़ों फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। हो कुछ यूं गया था कि जब मई में 2021 में अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के सैनिक घुस गए थे और वहां उन्होंने गोलीबारी की थी, वहां जो झड़प हुआ था उसमें बहुत सारे फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। इजराइल द्वारा परिसर से सुरक्षा बलों को हटाने की मांग के बाद हमास ने गाजा से इजराइल में रॉकेटों की एक श्रृंखला लॉन्च की थी। मतलब उस वक्त भी हमास ने गाजा से कई रॉकेट इजराइल की तरफ भेजे थे, लेकिन यहाँ पर अभी जो हो रहा है और जो उस समय हो रहा था उसमें बड़ा अंतर है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले भी जब रॉकेट्स हमास भेजता था, फेंकता था इजराइल की तरफ, तो इजराइल अपने आयरन डोम की मदद से उन्हें बर्बाद कर देता था, यानी कि हवा में ही उन्हें नष्ट कर देता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमास ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ सबसे पहले जो इनका आयरन डोम था, जो अलग अलग जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता था, उसको ही निशाना बनाया, और उन लोगों ने सिर्फ 20 मिनट के अंतराल में ही 3000 से 5000 रॉकेट्स भेज दिए। और इसीलिए जो आयरन डोम जो सिस्टम था वो पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। जब तक वो 50 मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करता था तब तक 50 और आ जाते थे, और जब तक अगले 50 को वो न्यूट्रलाइज कर रहे तब तक 100 आ जाते थे। और इसीलिए बहुत सारे हजारों मिसाइल इजराइल की सड़कों पर गिरे, उसके बिल्डिंग्स पर भी गिरे और बर्बादी लेकर आए। और दुनिया ने ये देखा कि इजराइल पर भी
अटैक मिसाइल से हो सकता है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर हवाई हमले किए थे और लड़ाई 11 दिनों तक चली, जिसमें गाजा में कम से कम 250 लोग और इजराइल में 13 लोग मरे थे। यानी कि अभी के पहले 2021 में ऐसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिससे अब तो युद्ध चल रहा है, उस वक्त युद्ध नहीं चल रहा था। अल-अक्सा मस्जिद में फायरिंग के बाद से ये झड़प शुरू हुई थी और दोनों तरफ से रॉकेट फेंके गए थे और उसी में करीब 250 लोग गाजा में मारे गए थे और इजराइल में 13 लोग मारे गए थे। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा, ऐसे ही एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें नई नई जानकारियां होंगी और वो जानकारियां होंगी जो आपको अपने प्रिपरेशंस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत काम आएगा। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।